आज हम 1947 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर बात करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जी। ये वो कानून है जो मालिकों और कर्मचारियों के बीच के रिश्तों, उनके झगड़ों और उनके समाधानों की पूरी एक नींव रखता है एक तरह से। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस पूरे कानून को समझने की जो चाबी है वो इसके सेक्शन 2 में छिपी है। आपने बिल्कुल सही कहा। सेक्शन 2 इस कानून की डिक्शनरी है, एक शब्दावली। इसमें दिए गए शब्दों का मतलब, इंडस्ट्री क्या है, कर्मचारी कौन है, हड़ताल किसे कहेंगे, इन सब का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये एक तरह का गेटकीपर हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसी से तय होता है कि ये कानून किसी पर लागू होगा भी या नहीं, अच्छा। किसी संस्था को इंडस्ट्री माना जाएगा या नहीं, या किसी व्यक्ति को वर्कमैन का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ सेक्शन 2 ही तय करता है। और इन्हीं परिभाषाओं से तय होते हैं अधिकार, दायित्व और आगे की पूरी प्रक्रिया, चाहे वो समझौता हो, हड़ताल हो या फिर छटनी, सब कुछ। तो आज की हमारी चर्चा इसी डिक्शनरी यानी सेक्शन 2 के सबसे जरूरी शब्दों और उनकी व्याख्याओं पर रहेगी। जी, हम समझेंगे कि कानून की नजर में कौन क्या है और किस स्थिति को क्या कहा जाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि किस विवाद पर किसका अधिकार क्षेत्र है। रेफरी कौन है? यहाँ समुचित सरकार या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना? जी, कानून इसे बहुत साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है। अच्छा। पहला है केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र। अच्छा। ये कुछ खास बड़े और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों पर लागू होता है, जैसे कि रेलवे, देश के बड़े बंदरगाह मतलब मेजर पोर्ट्स, खदानें और तेल क्षेत्र भी होंगे इसमें। हाँ, माइंस और ऑयल फील्ड्स भी, साथ ही बैंकिंग और बीमा कंपनियां। और जो सेंट्रल PSUs हैं जैसे ONGC, LIC, बिल्कुल, वो सब भी केंद्र के दायरे में ही आते हैं। एयर इंडिया भी इसी में था। ठीक है, तो ये हो गए बड़े राष्ट्रीय स्तर के मामले। और बाकी सब जो हजारों लाखों छोटी बड़ी कंपनियां हैं, उनका क्या? बाकी सभी औद्योगिक विवादों के लिए राज्य सरकार ही समुचित सरकार होती है। इसे कानून की भाषा में अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र या रेजिडुअल जुरिसडिक्शन कहते हैं। मतलब जो केंद्र की लिस्ट में नहीं है वो सब कुछ राज्य देखेगा। एकदम सही। इसमें राज्य के अपने PSUs और राज्य सरकार के कंट्रोल वाले दूसरे संस्थान भी शामिल है। ठीक है, तो मैदान का रेफरी तय हो गया। अब आते हैं मैदान पर ही, मतलब इंडस्ट्री पर। यह शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, कानूनी तौर पर उतना ही मतलब पेचीदा है। हर काम करने की जगह इंडस्ट्री तो नहीं होती, सही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है जिसे ट्रिपल टेस्ट भी कहते हैं। 1, व्यवस्थित गतिविधि यानी सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए। 2, मालिक और कर्मचारियों के बीच सहयोग यानी कॉपरेशन होना चाहिए। और 3, उस सहयोग से समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए माल या सेवाएं यानी गुड्स और सर्विसेज बन रही हो। एक मिनट, समाज की जरूरत है, इसमें तो फिर लगभग सब कुछ ही आ जाना चाहिए। गया है। ओके। और यहीं पर सबसे ज्यादा बहस होती है। जैसे कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, अस्पताल और स्कूल। बिल्कुल सही। अस्पताल, डिस्पेंसरी और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान इंडस्ट्री की परिभाषा से बाहर हैं। ये तो बड़ा अजीब है, क्योंकि ये तो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और यहाँ विवाद भी बहुत होते हैं। जी, इसके पीछे शुरुआती तर्क ये था कि ये व्यापार नहीं है बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए है। पर आज के जमाने में तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटी चेन्स हैं जो हजारों करोड़ का बिजनेस करती हैं। ये तर्क तो आप थोड़ा कमजोर लगता है। बिल्कुल, इसीलिए अदालतों में ये परिभाषा लगातार चुनौती दी जाती है। इसके अलावा घरेलू सेवा मतलब डोमेस्टिक सर्विस और सरकार के संप्रभु कार्य यानी सॉवरेन फंक्शंस भी इंडस्ट्री नहीं है। संप्रभु कार्य मतलब? जैसे डिफेंस, हाँ, देश की रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, वो काम जो सिर्फ सरकार ही कर सकती है। अच्छा। और अंत में खादी और ग्रामोद्योग को भी इससे बाहर रखा गया है। तो मैदान और रेफरी दोनों तय हो गए। अब आते हैं कहानी के मुख्य किरदारों पर। सबसे पहले वो जिसके लिए ये कानून बना है, कर्मचारी या वर्कमैन। देखिए, कानून की नजर में वर्कमैन हर वो व्यक्ति है जिसे किसी भी तरह का मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, ऑपरेशनल, लिपिकीय या सुपरवाइजरी काम करने के लिए भाड़े पर रखा गया हो। जी, ये परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा विस्तृत है। तो इसमें तो एक ट्रेनी से लेकर एक सीनियर सुपरवाइजर तक सब आ गए। पर मुझे लगता है कुछ अपवाद भी होंगे। हाँ बिल्कुल है। कानून यहाँ एक बहुत साफ लकीर खींचता है। 4 तरह के लोगों को सख्ती से वर्कमैन की परिभाषा से बाहर रखा गया है। कौन कौन है वो? पहले 2 तो स्पष्ट है, सेना, नौसेना या वायुसेना के कर्मी, और दूसरे पुलिस और जेल अधिकारी। हाँ, ये तो समझ आता है, उनके अपने सर्विस रूल्स होते हैं। और बाकी 2? वही सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा, वो लोग जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय यानी मैनेजरियल या प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। और चौथा ऐसे सुपरवाइजर्स जिनका वेतन 10,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है। 10,000? ये सीमा तो दशकों पुरानी लगती है। हाँ, ये आज के समय में लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है। और इन्हीं 2 पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा केस भी लड़े जाते हैं। सही बात है। तो ये हुआ एक किरदार, वर्कमैन। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, नियोक्ता या एम्प्लॉयर। सरकारी संदर्भ में ये बहुत सीधा है।
अगर कोई सरकारी विभाग है तो या तो कोई तय किया गया अधिकारी या फिर विभाग का प्रमुख, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और अगर नगर पालिका जैसा कोई लोकल अथॉरिटी हो तो उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ ही नियोक्ता माना जाएगा। चलिए, तो किरदार तैयार है, मैदान तैयार है। अब शुरू होता है टकराव, यानी औद्योगिक विवाद या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसका कानूनी मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है। कानून के मुताबिक ये नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच या खुद कर्मचारियों के आपस में किसी भी तरह का विवाद या मतभेद है। ये रोजगार से जुड़ा हो सकता है? हाँ, रोजगार, गैर रोजगार, रोजगार की शर्तें, वेतन, छुट्टी, काम के घंटे, किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत खास प्रावधान है जो एक अकेले कर्मचारी को भी बहुत ताकत देता है। मैं सेक्शन 2A की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये इस कानून का दिल है। इसे डीम्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी कहते हैं। इसके आने से क्या बदला? बहुत कुछ। पहले ऐसा था कि अगर किसी एक कर्मचारी को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया तो वो तब तक विवाद नहीं बनता था जब तक कि बाकी कर्मचारी या यूनियन उसका साथ न दें। ओहो, तो अगर यूनियन मैनेजमेंट से मिली भी हो तो अकेला कर्मचारी तो कुछ नहीं कर सकता था? कुछ भी नहीं। सेक्शन 2A ने उस अकेले इंसान को आवाज दी। ये कहता है कि किसी एक कर्मचारी की भी बर्खास्तगी, छटनी या नौकरी से किसी भी तरह की समाप्ति को अपने आप में एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा, भले कोई दूसरा कर्मचारी या यूनियन उसका पक्ष ले या ना ले। जी, इसने शक्ति का संतुलन ही बदल दिया। अब जब विवाद होता है तो वो अक्सर 2 रूपों में सामने आता है, हड़ताल और तालाबंदी। हाँ, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हथियार हैं दोनों पक्षों के। हड़ताल यानी स्ट्राइक वो कर्मचारियों का हथियार है। जी, जब कर्मचारी मिलकर काम करना बंद कर देते हैं या काम करने से साफ मना कर देते हैं तो उसे हड़ताल कहते हैं। पहल कर्मचारी करते हैं। और तालाबंदी मतलब लॉकआउट, इसका ठीक उल्टा। ठीक उल्टा। तालाबंदी नियोक्ता का हथियार है। ये नियोक्ता द्वारा काम की जगह को अस्थायी रूप से बंद करना है या काम सस्पेंड कर देना या कर्मचारियों को काम पर आने से रोकना। यहाँ पहल नियोक्ता करता है। इनके अलावा एक और शब्द है जो अक्सर सुनने में आता है, कामबंदी या ले ऑफ। ये तालाबंदी से कैसे अलग है? ये बहुत जरूरी अंतर है। तालाबंदी एक जानबूझकर उठाया गया एक तरह से आक्रामक कदम है, एक हथियार है। जबकि कामबंदी या ले ऑफ एक मजबूरी है। इसका मतलब है कि नियोक्ता कुछ आर्थिक या तकनीकी कारणों से अपने कर्मचारी को काम नहीं दे पा रहा है। मतलब इसमें नियोक्ता की नीयत खराब नहीं है? नहीं, इसमें नियत कर्मचारी को परेशान करने की नहीं बल्कि मजबूरीवश काम रोकने की होती है। जैसे क्या कारण हो सकते हैं? कानून कुछ कारण बताता है, जैसे कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी हो गई हो, या फैक्ट्री में माल बहुत जमा हो गया हो। हाँ, स्टॉक जमा हो गया हो, मशीनरी खराब हो गई हो या कोई बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आ गई हो। मैंने इसमें एक 2 घंटे के नियम के बारे में भी पढ़ा है। जी, वो नियम कहता है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी शिफ्ट में काम पर आता है और उसे 2 घंटे के अंदर कोई काम नहीं दिया जाता तो ये मान लिया जाएगा कि उसे उस पूरे दिन के लिए ले ऑफ कर दिया गया है। अच्छा, उसे घर नहीं भेज सकते? हाँ। और अब आते हैं सबसे डरावने शब्द पर, छंटनी या रिट्रेंचमेंट। इसका मतलब तो बस नौकरी से निकालना ही हुआ? आम भाषा में हाँ, पर कानूनी तौर पर इसकी परिभाषा बहुत सटीक है। इसका मतलब है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सेवा समाप्त करना, किसी भी कारण से। किसी भी कारण से? हाँ, सिवाय सजा के तौर पर की गई बर्खास्तगी के, और कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें छटनी नहीं माना जाता। अच्छा, तो क्या क्या छटनी नहीं है? अगर कोई खुद से रिटायरमेंट ले ले तो? हाँ, अगर कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो वो छटनी नहीं है। दूसरा, जब कोई अपनी तय उम्र पर रिटायर होता है। और अगर किसी का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो और वो खत्म हो जाए तो उसका रिन्यू न होना भी छटनी नहीं है। और चौथा, लगातार खराब सेहत की वजह से नौकरी से हटाया जाना। तो इन 4 मामलों को छोड़कर बाकी किसी भी कारण से नौकरी से हटाना छटनी ही कहलाएगा। ठीक है। तो हमने तालाबंदी, कामबंदी और छटनी समझ ली। एक और शब्द है बंदी या क्लोजर। अब इन सब में क्या फर्क है? इसे एक फैक्ट्री के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर मैनेजमेंट और यूनियन के झगड़े की वजह से मालिक गेट पर ताला लगा दे तो वो है तालाबंदी। लॉकआउट, ये अस्थायी है। ठीक है। अगर बाजार में मांग कम होने से फैक्ट्री को कुछ हफ्तों के लिए काम रोकना पड़े तो वो है कामबंदी, ले ऑफ। ये आर्थिक मजबूरी है। और बंदी? लेकिन अगर मालिक ये फैसला कर ले कि अब ये फैक्ट्री चलानी ही नहीं है और इसे हमेशा के लिए बंद कर रहा है तो वो है बंदी यानी क्लोजर। तो एक अस्थाई और दबाव का हथियार है, दूसरा अस्थाई और आर्थिक मजबूरी। बिल्कुल, तालाबंदी और कामबंदी के बाद दरवाजे दोबारा खुल सकते हैं, बंदी के बाद नहीं। बिल्कुल। टकराव तो हो गए, पर कानून सिर्फ टकराव की बात नहीं करता, वो समाधान भी बताता है। तो विवाद सुलझाने के क्या तरीके हैं? 2 मुख्य तरीके हैं। पहला और सबसे बेहतर है समझौता यानी सेटलमेंट, जो आपसी सहमति से हो। जी, ये या तो एक सुलह अधिकारी की मदद से हो सकता है या फिर पार्टियां आपस में ही एक लिखित समझौता कर सकती हैं। और अगर समझौता ना हो पाए तो, बातचीत से हल ना निकले तो दूसरा तरीका है पंचाट यानी अवार्ड। ये किसी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल का फैसला होता है। ये एक तरह से थोपा गया फैसला है जो दोनों को मानना पड़ता है। अच्छा, अब जरा पैसों की भी बात कर लेते हैं। मजदूरी
या वेजेस में क्या क्या शामिल है? कानून के हिसाब से मजदूरी में आपका मूल वेतन और महंगाई भत्ता तो है ही, साथ में घर, बिजली या पानी जैसी सुविधा का मूल्य और यात्रा रियायतें भी शामिल हैं। और क्या शामिल नहीं है? 3 चीजें बाहर हैं: बोनस, प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान और ग्रेचुइटी। और औसत वेतन या एवरेज पे कैसे गिना जाता है? ये वेतन मिलने के तरीके पर निर्भर करता है। मासिक वेतन है तो पिछले 3 महीनों का औसत, साप्ताहिक है तो पिछले 4 पूरे सप्ताहों का औसत, और अगर रोज का वेतन है तो पिछले 12 पूरे काम वाले दिनों का औसत गिना जाता है। ठीक है। और अंत में एक बहुत खास श्रेणी है सार्वजनिक उपयोगिता सेवा या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ये क्या है? ये वो सेवाएं हैं जो समाज के लिए इतनी जरूरी हैं कि उनमें रुकावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जैसे बिजली, पानी। हाँ, बिजली, पानी, परिवहन, डाक और तार सेवा और सार्वजनिक सफाई। इन पर हड़ताल या तालाबंदी के लिए बहुत सख्त नियम होते हैं। और सरकार कुछ और उद्योगों को भी इसमें शामिल कर सकती है? जी, आपात स्थिति में सरकार बैंकिंग, कोयला, रक्षा या खाद्य पदार्थों जैसे उद्योगों को भी 6 महीने के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर सकती है। तो आज हमने सेक्शन 2 की मदद से औद्योगिक विवाद अधिनियम की पूरी दुनिया को समझा, किरदारों यानी कर्मचारी और नियोक्ता से लेकर उनके टकराव के मैदान इंडस्ट्री तक। जी, फिर हमने टकराव के अलग अलग रूप देखे, विवाद, हड़ताल, तालाबंदी, और आखिर में समाधान के रास्ते भी तलाशे, समझौता और पंचाट।